नमस्ते। आज मेरे साथ दिनेश वोरा साहब हैं। दिनेश वोरा साहब से बहुत दिनों बाद मैं बात कर पा रहा हूँ। बहुत व्यस्त हैं आज इस समय, क्योंकि इनके आप जितने प्रोग्राम देखेंगे उसमें कंटेंट का मतलब उससे अच्छा आपको कंटेंट मुझे नहीं मिलता है कहीं, जहाँ पे सारगर्भित बातें होती हैं, चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैक्चुअल होती हैं, वेल रिसर्च होती हैं। तो दिनेश भाई, आज अब चूंकि हम लोग छठे चरण का चुनाव हो गया है, कल परसों सातवें चरण का वोट पड़ जाएगा, मोर और लेस एंड ऑफ द चुनाव वो है। मैं दो तीन बातें इसलिए, क्योंकि हम लोग की बात नहीं हो पाई थी बीच में, या तो मेरे यहाँ हो जाती थी, आपके यहाँ हो जाती थी, वो बात तो एक सिलसिला था। मैं एक सिलसिला इसलिए शुरू करना चाह रहा, एक समझना चाह रहा था आपसे। मोदी जी को एकदम से साधना और विवेकानंद याद आ गए, और वो कई कैमरे वैमरे लेके वो चल दिए अपना पूरी टीम के साथ विवेकानंद रॉक मेमोरियल में साधना करने। मुझे कभी कभी ये लगता है कि आप चूंकि मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, आप रहे नहीं हैं लोगों की साइकोलॉजी समझते हैं, इस तरह के विद्यार्थी, आप ये क्या करना चाहते हैं? मतलब उनको लगता है इससे उनके वोट बढ़ जाएंगे, या वो हंसी का पात्र हो रहे हैं? थोड़ा मुझे एक ये साधना आधना जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा रहे हैं, कैमरा ले जाएगा, साथ में टीवी में प्रसारण होगा, क्या करना चाहते हैं दिनेश जी? जी नमस्कार, धन्यवाद आपका, आपने आमंत्रित किया। दरअसल विवेकानंद स्मारक जो कन्याकुमारी में है, अब मैंने कल अपने एक मित्र से बात की इस बारे में, जो बेसिकली आरएसएस बीजेपी के बड़े सपोर्टर हैं और किसी पद पर भी हैं। तो मैंने कहा भाई मोदी जी तो वहां जा रहे हैं साधना करने के लिए, तो कुछ 40, 45, 48 घंटे साधना करेंगे। तो बोलते हैं बिल्कुल, वो स्थल इतना फेमस है, इतना पवित्र है कि मोदी जी वहां जाएंगे तो उसकी पवित्रता और बढ़ जाएगी। मैंने कहा अच्छा, मोदी जी के जाने से पवित्रता बढ़ जाएगी उनकी। मैंने कहा वहां पर तो एक बहुत अच्छी बड़ी मूर्ति भी बनी हुई है, आपको मालूम है, पत्थर की मूर्ति है, बड़ी महान मूर्ति है। कहता हाँ मैंने देखी हुई है, विवेकानंद जी की मूर्ति है। मैंने कहा आप सच कह रहे हो कि आप गए हो वहां पर विवेकानंद स्मारक पे? कहता हाँ मैं गया हूं। तो मुझे फिर आपको ये पूरा कंफर्म है कि वहां पे जो मूर्ति है वो स्वामी विवेकानंद की है? कहता हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा मैंने सोचा था कि वहां पर जो तमिल संगम साहित्य के जो महानतम कवि हैं तिरुवल्लुवर जो है उनकी मूर्ति है। कहता इज इट? कहता मैंने शायद ध्यान से देखी नहीं होगी। तो ये इनकी अज्ञानता का स्तर है और अंधकार है। अब जैसे चेले चपाटे हैं गुरु भी वैसे ही होंगे। कभी कभी लगता है कि भारत अज्ञानता के उस अंधकार में प्रवेश कर गया है जिस अंधकार में पूरा यूरोप और भारत मध्यकालीन युग में रहा करता था, जहां पर कुछ अज्ञानी लोग अज्ञानता की बातें करते हैं और सामने बहुत सारे अज्ञानी सुनकर उस पर तालियां बजाते हैं। कभी कभी मुझे शक होता है कि हम भारतवासी वास्तव में पढ़े लिखे हैं, या हमने अपना लॉजिक गवा दिया है, या हमने सोच समझ विचार की शक्ति गवा दी है। करोड़ों लोग उनकी इस बात के ऊपर हंस रहे हैं, या कहा जाए तालियां भी बजा रहे हैं। अच्छा, कोई ये कहे कि मोदी जी ने ये बात गांधी जी के बारे में या और लोगों के बारे में जो कही है वो ऐसे ही कह दी। नहीं, वो ऐसे कुछ नहीं कहते साहब, वो सोच समझ के कहते हैं। जब 2019 का चुनाव था तो इन्होंने केदारनाथ को चुना था, इस बार इन्होंने यहां पर कन्याकुमारी को चुना है। शायद इनके अंदर जो एक ईश्वरीकरण, गॉडिफिकेशन अपने आप को करने की जो तमन्ना है वो बहुत बड़ी होती चली जा रही, बलवती होती जा रही है। जो आदमी सेवक से शुरू हुआ था, चौकीदार पहुंचा, आज अपने आप को भारत का ईश्वर बनाने में लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ बुजुर्ग कहा करते हैं कि इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसका कहीं ना कहीं जो विजडम है, मैच्योरिटी है, बुद्धिमत्ता है, वो भी बढ़ती है। पर मुझे तो यहाँ हर चीज घटती हुई नजर आ रही है। शायद हो सकता है कि उनका मानसिक स्तर इस किस्म का है जहां पर उन्हें किसी चीज का ज्ञान ही ना हो, और जो साधना की जा रही है 20 कैमरों के सामने, 2000 पुलिस वालों को सुरक्षा गार्ड बनाकर समुद्र तट को बंद करके, सारी नौकाएं और जहाजों को उस एरिया में बंद करके, मुझे लगता है कि ये सामूहिक अत्याचार है भारत की जनता के साथ। क्योंकि वहां जो टूरिस्ट आते हैं, बाकी लोग आते हैं, आप उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं कि एक आदमी अपनी साधना के लिए हजारों टूरिस्ट जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, आपने उनकी यात्रा में खलल डाला और खासतौर से उनकी यात्रा में विघ्न डाला।
हम लगता है कभी कभी शायद किसी मूर्खिस्तान के अंदर रह रहे हैं, जहां पर बहुत सारे लोग जो ज्ञानी हैं, जो विद्वान हैं, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। लेकिन आज ही तमिलनाडु के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट ट्विटर ट्रेंड है, वो है गो बैक मोदी, जो तमिलनाडु के इलेक्शन के टाइम पे रोज चला करता था। अब ये आप सोचिए कि ये आदमी जाके वहां भी उसको भी अपवित्र करेगा। मैं तो अब ब्लंटली कह रहा हूं इस बात को, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। मुझे क्षोभ होता है, मुझे आक्रोश होता है, मुझे गुस्सा आता है कि ये आदमी वहां जा कैसे सकता है। आप जाना चाहें तो आप जाइए, एक कॉमन मैन की तरह जाइए, जो आपको दर्शन करने हैं करिए, लेकिन वहां बैठ के ये ढोंग और पाखंड का एक नया चैप्टर खोलने की जरूरत क्या है। पर शायद इनकी सारी जिंदगी ढोंग और क्या पाखंड के चैप्टर पर आधारित है, लेकिन मुझे लगता है कि 4 जून को उसका अंत भी आ जाएगा और कहीं ना कहीं भारत की जो प्रबुद्ध जनता है, जो अधिकतर वर्ग है, वो इस पाखंड का अंत करेंगी और फिर उसके बाद ये अपने कमरे में जाके, अपनी कोठी में जाके जो करना है करे, लेकिन भारत की जनता को छलना बंद करें, बस यही मुझे कहना है। जी दिनेश भाई, जब जैसे वहां जाइए, केवल टूरिस्ट तो है ही, क्योंकि जो टूरिस्ट वहां जाने के लिए 3-3, 4-4 महीना पहले रेल रिजर्वेशन होता है, खास करके मतलब एक लंबा प्लानिंग होती है उस दिन। उसके अलावा एक और अगर लोकल आप देखिए तो जो फेरी ले जाती है जो कंपनी, उसके कितने मजदूर लगे रहते हैं, कितने मछुआरे लगे रहते हैं, वहां के रेहड़ी वाले, वहां के पटरी वाले, वो सब आप पे डिपेंडेंट है। हम मतलब आप मतलब टूरिस्ट पे। खैर, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा। आज एक आपने ही बताया, जो मनमोहन सिंह जी का एक लेटर चर्चा में जो है, मतलब मैं चाहूंगा कि आप उस पर एक वक्तव्य भी दीजिए। और मनमोहन सिंह ने 10 साल में अपनी जो जिस तरह की इमेज थी और जिस तरह का उन्होंने देश को एक मुश्किल समय में निकाला था, आज उस लेटर बहुत कुछ मनमोहन सिंह की याद दिला रहा है। उसके बारे में थोड़ी एक टिप्पणी चाहूंगा दिनेश भाई। जी आज ही 30 मई के दिन एक उनका लेटर जारी किया गया है दरअसल, और मैं उसको कोट अनकोट में काफी जो शब्द हैं वो मैं बता देता हूं दर्शकों के लिए। उनका कहना है कि मेरे प्यारे साथी नागरिकों, भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। ये हिंदी अनुवाद है, नॉर्मली वो इंग्लिश में लिखते हैं। अंतिम चरण के मतदान में हमारे पास लोकतंत्र और हमारे संविधान को सुरक्षित रखने का, एक निरंकुश शासन को खत्म करने का अंतिम मौका है। पंजाब और पंजाबी योद्धा हैं, हम अपने बलिदान की भावना के लिए जाने जाते हैं। हमारा सद्भाव, सौहार्द और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहज विश्वास हमारे महान राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। आगे लिखते हैं कि मैं इस चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक चर्चा को बहुत ध्यान से देख रहा हूं। मोदी जी ने काफी घृणास्पद भाषण दिए हैं जो पूरी तरह से विभाजनकारी हैं। मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पद की गरिमा और उसके साथ ही प्रधानमंत्री पद की गंभीरता को कम किया। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी खास वर्ग या विपक्ष को निशाना बनाने के लिए इतनी घृणित, असंसदीय और निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मुझे लेकर भी कुछ गलत बयान दिए हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी एक समुदाय को दूसरे से अलग नहीं किया। यह भाजपा का विशेष अधिकार और आदत है। आगे कहते हैं, पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पंजाब के 750 किसान शहीद हुए। किसान लगातार महीनों तक दिल्ली की सीमाओं पर इंतजार करते रहे। इन पर सरकार ने हमले करवाए। किसानों को संसद में आंदोलनजीवी और परजीवी कहा गया। मोदी जी ने 2022 तक हमारे किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन 10 साल में किसानों की आय कम हो गई। हमारे खेत परिवारों की बचत को नष्ट कर दिया गया, उन्हें हाशिए पर छोड़ दिया। और इस बार कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में किसान न्याय के तहत 5 गारंटियां हैं, जिसमें एमएसपी, कृषि के लिए स्थिर निर्यात आयात नीति, ऋण माफी और कई अन्य। आगे कहते हैं कि मोदी सरकार की नीतियों पर भी उनकी आलोचना आई है कि पिछले 10 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था में अकल्पनीय उथल पुथल देखी गई। नोटबंदी, गलत तरह से जीएसटी लागू करना, कोरोना में लॉकडाउन के फैसले ने दयनीय स्थिति उत्पन्न की। भाजपा सरकार के कार्यकाल में औसत जीडीपी विकास दर 6% से कम रही, जबकि हमारे काल में ये 8% थी। ये सारा लब्बो लुआब इस लेटर का है आनंद जी, जो मैंने आपके सामने रखा। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट हार्ड हिटिंग लेटर एवर रिटन बाय मनमोहन सिंह, जहां पे पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को लैम्बास्ट किया गया, उनकी घृणित, असंसदीय और बहुत निम्न स्तरीय जो उनके भाषण हैं या उनकी कार्यकलाप है। जी दिनेश जी, मैं इसलिए कहूंगा कि मतलब आप सरकार के उस तरफ भी रहे हैं, सरकार की इस तरफ भी, मुझे हरदम दुख, क्षोभ, गिलानी ये सब होता है जब मोदी जी और वो उसका एक रेफरेंस पॉइंट भी बता दूं, 25 अप्रैल को डिंपल यादव और प्रियंका गांधी बनारस में जाके रोड शो करती हैं। मोदी जी को ये सहन नहीं होता है। मोदी जी शाम को, चूंकि इन लोग का नाम नहीं ले सकते थे, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव,
25 अप्रैल को कराकत में बिहार में कहते हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी तो मुजरा भी करेंगे वोट मांगने के लिए। कहना कुछ और चाहते थे जो सबकी समझ में आ गया, नाम अखिलेश और उनका। अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी वोट के लिए मुजरा कर सकते हैं तो मोदी जी भी तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनको लगता है कि मुजरे से, तो मोदी जी जो आज सब कर रहे हैं साधना से लेके, आपको लगता है कि इसमें इलेक्शन कमीशन को स्वतः कुछ संज्ञान लेके कुछ तो रोक लगानी चाहिए थी? कहीं तो लगता कि इलेक्शन कमीशन है। दिनेश जी, चुनाव आयोग से कुछ उम्मीद करना कि वो एक्ट करेंगे, मुझे लगता है कि शायद हमारी उम्मीद ज्यादा है। इस चुनाव आयोग का बेसिकली स्ट्रक्चर ही अलग है। ये चुनाव आयोग तो है ही नहीं, ये तो मोदी आयोग है। जिन लोगों को खुद चुना गया है उनके अंदर ये हिम्मत कैसे होगी कि वो अपने जिले इलाही के खिलाफ बोल सकें? आज तक हेट स्पीच के खिलाफ एक लेटर तक तो इशू कर नहीं पाए, एक नोटिस तक तो दे नहीं पाए, तो ये कार्रवाई क्या करेंगे? तो इनसे तो उम्मीद मत कीजिएगा। इनसे ये भी उम्मीद मत कीजिएगा कि उनके किसी भी अभी जो साधना करने जा रहे हैं उसके फोटो आएंगे तो उसको भी रुकावट लगा दें। कुछ भी नहीं करेंगे, इनके बस की कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं करेंगे। ये एक से एक निम्न स्तर की भाषा का उपयोग करेंगे और शायद चुनाव आयोग ये कहना चाह रहा है भारत की राजनीति में कि ये एक न्यू नॉर्मल है। इसको आप ये समझिए कि न्यू नॉर्मल है, इसमें धर्म का और इस किस्म के जो एक नीच स्तर के जो शब्द हैं या शब्दावली उसका उपयोग किया जाएगा। इन एक्चुअलिटी वो कई बार ऐसा होता है जब मुजरा शब्द का उसने एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा, 2 बार शायद कहा उन्होंने इस बात को। ये जानबूझ के एक प्लांटेड वर्ड है। उनकी कोई भी चीज ऐसे अनप्लांटेड नहीं होती है, वो पहले से वर्ड सोचे जाते हैं, वो उनकी स्क्रिप्ट में आते हैं। और इवन गांधी जी के बारे में जो उन्होंने कहा है खास तौर से, वो शब्द भी दोबारा इस्तेमाल किया गया। वो पहले मेरे ख्याल से 16-17 मार्च को 2 साल पहले इस्तेमाल कर चुके हैं वो अपनी सभा के अंदर। तो ये प्लांटेड वर्ड से जानबूझ के किए जाते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि अगर भारत की जनता को और कितना मूर्ख बनाया जा सकता है। लेकिन इसके दौरान नारी शक्ति का अपमान करते हैं, वो तो पूरी आरएसएस की थ्योरी है, बीजेपी की थ्योरी है। तो यहाँ पे नारी का तो स्थान भी नहीं है और नारी का अपमान करना है। और जो अटैक वो कर रहे हैं ये विभत्स है। शायद इनकी पूरी थ्योरी ही विभत्स है। जिस दिन जाएंगे इनका जो डिसेक्शन होगा, जाने के बाद अगर चले गए और इनका जो डिसेक्शन होगा इनके काल का, मुझे लगता है कि शायद जितनी गालियां और जितने कलंकित शब्द इनके लिए उपयोग किए जाएंगे बाद में, इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में इतने कलंकित शब्द कभी किसी के लिए यूज नहीं किए गए होंगे जो अब यूज किए जाएंगे। क्योंकि इसके बाद लोगों को डर नहीं होगा कि मुझे जेल हो जाएगी। उसके बाद जो इनका डाइसेक्शन होगा वो देखने वाला होगा। और मुझे लगता है कि हमें वक्त का इंतजार करना चाहिए। बाकी ये जितना और नीचे गिर सकते हैं और गिर जाएं, और गिरने की कोई सीमा हो तो और गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें आदत हो गई है कि हमें पता लग चुका है कि इनका असली स्तर क्या है, ये अंदर से क्या है और बाहर से क्या है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। आनंद जी, दिनेश जी, मैं एक और जगह इसलिए क्योंकि मुझे उसको भी स्पष्ट करना जरूरी है, अपनी पोजीशन भी और बाकी पोजीशन भी। प्रशांत किशोर जी और योगेंद्र यादव जी, दोनों लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें से प्रशांत किशोर जी अपने को भाई वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए हुए हैं, वो जगह जगह घूम रहे हैं और अब वो कहते हैं कि मैं अब ये सब काम छोड़ दिया है, मैं पॉलिटिकल पार्टी वाला हूँ। दूसरी तरफ योगेंद्र यादव हैं, वो मुझे पता नहीं आज की तारीख में वो सेफोलॉजिस्ट हैं कि वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं कि वो पत्रकार हैं कि वो किसान नेता हैं कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जहां से वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं प्रशांत किशोर ने जो कहा सो कहा, उनके बारे में सबको पता था कि वो किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं, 2-3 महीने से एक्सपोज थे वो। लेकिन योगेंद्र यादव इंडिया गठबंधन के मंच पे बंबई में भी दिखते हैं और हर जगह दिखते हैं जहां पे वो इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। और उसके बाद वो अभी 5 चरण के चुनाव के बाद घुमा फिरा के, जैसे वो बहुत चबा चबा के बोलते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हो, वो शब्द उगा करके उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि 200 मिनिमम 240 बीजेपी, मैक्सिमम 260, एनडीए मिनिमम 35 और मैक्सिमम 45। उन्होंने घुमा फिरा के ये बताया 275 में कि एनडीए की सरकार बन रही है। मेरा उस पर बहुत ऑब्जेक्शन था। मेरा कहना यह था कि अगर आप इंडिया गठबंधन में हैं तो ये बैक स्टैबिंग का काम किया और ये आपने आस्तीन, मैंने उसमें लिखा जो टाइटल था कि आस्तीन के सांप हैं ये राहुल गांधी के लिए।
उस पे उनको, आपने भी उसमें लिखा है, हम सब लोगों को अजीब सा लगा। भाई या तो साफ साफ तुम कहो ना कि तुम नहीं हो इंडिया गठबंधन। मैं इस पे टिप्पणी चाहता हूं, जो इस तरह के लोग राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और जो अपना मौका देख के उनको जो भी रहता है, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का काम करते हैं। मैं थोड़ा इस पे भी एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा दिनेश जी। देखिए, ये सारे घर के भेदी हैं, स्लीपर सेल्स हैं, इनका काम डैमेज करना है और इनके अपने बहुत सारे व्यक्ति हैं। लेकिन मैं, प्रशांत किशोर हो या योगेंद्र यादव हो, अब इनकी हांडियां बहुत बार चढ़ चुकी हैं, इस बार चढ़ने वाली नहीं है। जितना मर्जी बहकाना चाहे बहका लें, इनका डीएनए लोगों को समझ आना शुरू हो गया। भारत की जनता ने इस बार पहचान लिया है कि असली कौन है, नकली कौन है। मैं एक बात और मान के चलता हूं आनंद जी, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं आपका, कि पिछले कई वर्षों से, 10 वर्षों से भी अधिक समय से, भारत की जनता एक क्लियर वर्डिक्ट दे रही है चुनावों के अंदर। हमें इस मुद्दे को भूलना नहीं चाहिए, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड भारत की जनता को समझ में आ गया है कि हमने एक फ्लूइड स्टेट नहीं देनी है। मैं आज भी ये मान के चलता हूं कि इस चुनाव के अंदर जो भी जीतता हो, जो भी गठबंधन जीतता हो, भारत की जनता क्लियर मेजॉरिटी देने जा रही है। और मैं ये भी समझ के चलता हूं, मेरा अनुमान है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, मैं कोई ना तो सीफोलॉजिस्ट हूं ना मैं कुछ और हूं, सिर्फ एक अनुमान मात्र दे सकता हूं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, जो मैंने अपने मित्रों से बात की, कि हां, इस समय इंडिया गठबंधन लीड में है और उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो फुल मेजॉरिटी प्राप्त कर ले या फुल मेजॉरिटी से 4-6 सीट आगे पीछे रह जाए। मैं ये मान के चलता हूं कि देयर विल बी क्लैरिटी। मैं ये भी मान के चलता हूं कि एक और चीज भी हो सकती है, जहां पे सुबह 8 और 8:30 और 9 और 9:30 और 10 के बीच में बीजेपी की बढ़त रहेगी, आप देखिएगा। और उसके बाद जैसे 10:30 और 11 बजेंगे, धीरे धीरे वो बढ़त श्रिंक होती चली जाएगी और इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता चला जाएगा। ये एक पॉलिसी के तहत गोदी मीडिया करने जा रहा है कि शुरुआत में उन सीटों की सारी भरपूर दिखाई है कि कहां से हमारी लीड सारी है और क्या हो रहा है। वहां पर पहले 1.5-2 घंटे तक भरपूर मात्रा में एक बबल क्रिएट करके दिखाया जाएगा कि बीजेपी और एनडीए आगे जा रहा है। लेकिन उसके बाद में वो श्रिंक होना शुरू होगा, फिर 11-12 बजे तक और पिक्चर क्लियर होगी। मैं अभी मान के चलता हूं पिक्चर क्लियर होगी, शायद हंग असेंबली, हंग पार्लियामेंट नहीं होगी, मेजॉरिटी मिलेगी। भारत के लोगों की प्रबुद्धता के ऊपर मुझे कोई शक नहीं है, वो क्लियर वर्डिक्ट देने जा रहे हैं इस बार। कोई अनहोनी हो तो हंग पार्लियामेंट आए तो आए, लेकिन क्लियर वर्डिक्ट आने की मेरी नजर में पूरी संभावना है सर। जी, मैं रितेश जी आपकी बात से 100% सहमत हूं। मैं भी ये मान रहा हूं कि मैंडेट क्लियर होगा, कोई फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं आएगा। और जैसा आपने कहा कि जिसको भी देंगे, एनडीए को दें या इंडिया गठबंधन को दें, लेकिन आपकी तरह मैं भी ये मान रहा हूं कि आज की तारीख में मुझे कहीं भी कहीं कोई डाउट भी नहीं है कि इंडिया गठबंधन का क्लियर कट मैंडेट आ रहा है। और बीजेपी में फिर नंबर्स बोल रहा हूं, बीजेपी की 200 से कम सीटें हैं, वो 150 होती हैं, राहुल गांधी 150। देखिए, देश के सबसे बड़े सेफोलॉजिस्ट, सबसे बड़े फॉर्च्यून टेलर तो अभी तक राहुल गांधी प्रूव हुए हैं। उन्होंने कोरोना हो, उन्होंने जब कहा तो वो चीजें हुई थी, किसान आंदोलन हो, कुछ भी हो। खैर, मैं एक चीज और जरा आपसे समझूंगा, इस बात में हमारा आपका एक मत है, इसलिए कोई इसमें डिस्कशन नहीं। लेकिन हम लोग जब चुनाव शुरू हुआ था, और उसके अगर याद करिए, हम लोग कई बार बात करते थे, मतलब ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, हम लोगों की बहुत शिकायतें थी इंडिया गठबंधन से, कुछ नहीं करते हैं, सीएमपी नहीं बनाया है, आपस में नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आता गया और चुनाव के एक एक चरण होते गए, अब वो बहुत ही वेल ऑयल्ड मशीनरी है, तालमेल है, रिलैक्स्ड है, परफेक्टली जो काम करना है वो कर रहे हैं। और मुझे जो इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट लगता है, जैसा आपने भी कहा, जनता इसका कंपोनेंट है। जनता ने अब इलेक्शन अपने हाथ में ले लिया है और इंडिया गठबंधन इज एंजॉयिंग दैट। मैं थोड़ा इस पे कहूंगा, क्योंकि जो चीज आज से 3 महीना पहले नजारा था, आज बिल्कुल नजारा पूरी तरह से चेंज हो गया है। दिनेश भाई, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। एक्चुअली शायद हम लोग नहीं पढ़ पाए थे कि एक अंडर करंट है जी। हमने सोचा कि ये जो साइलेंस होता है इसका मतलब क्या है, और साइलेंस के कई मतलब निकाले जा रहे थे। हर व्यक्ति अपना मतलब निकालता है, लेकिन कभी कभी जब एक देश एक बहुत लंबे संक्रमण काल से गुजरे और वहां पर कोई एक वर्ग आपको इंटिमिडेट करता रहे, तो अंदर एक प्रतिक्रिया पैदा हो जाती है, एक सिमरिंग पैदा होती है, वॉल्केनो में जैसे होती है, ज्वालामुखी में होती है। वो धीरे धीरे वो सिमरिंग पैदा होती गई
और भारत की जितनी प्रॉफिटेबिलिटी थी, करीब करीब जो टॉप के जो 500 जिसको आप इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, उनकी जो आय थी ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो कि 5-6 लाख करोड़ से बढ़कर 12 लाख करोड़ के आसपास आ गई। तो जो भी हमने वेल्थ जनरेट की वो तो चंद हाथों में चली गई। 500 लोग टोटल लगा लीजिए, 700 लोग लगा लीजिए टॉप इंडस्ट्रिस्ट हैं, और बाकी एक भिखमंगे की तरफ 5 किलो अनाज फेंक दिया गया 85 करोड़ के सामने। तो ये जो चीजें सिमर तो कर रही हैं अंदर से ना, कि आपने एक वर्ग को इतना गरीब बना दिया कि उसे इस लायक नहीं छोड़ा कि रोटी खा सके। लेकिन एक पैटर्न जो था वो सेट हो चुका था पहले दौर की चुनाव के मतदान के अंदर। हम पढ़ नहीं पा रहे थे, हम दूसरे चरण में भी नहीं पढ़ पा रहे थे, वहां भी हम कंफ्यूज थे। लेकिन कहीं ना कहीं तीसरे चरण के बाद ऐसा लगना शुरू हुआ कि अंदर खाते कुछ चल रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम रीड ही नहीं कर पा रहे हैं कि अंदर सिमरिंग इतनी ज्यादा है। तब जब चौथे चरण तक आते आते, जब क्या कहते हैं ना, ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे पहले उसको धुआं निकलना शुरू हो जाता है, कई जगह से छोटे छोटे आग निकलती है, धुआं निकलता है। तो जब वो छोटा आग और धुआं निकलना शुरू होता है, हमारे पास प्रमाण आने शुरू हुए कि ये तो अंदर बहुत कुछ हो रहा है। और उसके बाद अगले चरण आते आते तो सारी चीजें ऑलमोस्ट आईने की तरह क्लियर होती गई कि देयर इज समथिंग ड्रास्टिकल एंड सिग्निफिकेंट चेंज व्हिच इज हैपनिंग इन द पीपल्स साइकी एंड दे आर नॉट टॉकिंग। और एक किस्म से एकता है। मुझे महाराष्ट्र में इसलिए महसूस हुआ, यहाँ पे इस स्टेट के अंदर आप देखिए कि मैं बारामती और पूना को कवर करने गया, ग्राउंड पे कवर करने गया मैं, और मैंने बहुत सारे लोगों से सवालात किए, मैंने पूछा, उनके इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए। तो मुझे वहां जाके पता लगा कि इस पूरे परिदृश्य में, और फिर मुंबई में मैं भी गया, मैंने वोट भी किया वहां जाके, और मैंने बहुत लोगों से मुंबई में बात की। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर दो दल और भी थे, वो कौन सी आंधी में उड़ गए। एक तो वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की, और दूसरी AIMIM जो काफी डैमेज पहुंचाया था पिछली बार, इस बार कहां है। तो जब मुझे एहसास हुआ कि ये तो दोनों ही उड़ चुके हैं पूरे के पूरे जमीन पर, ये कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं, तब मुझे इस बात का भी एहसास होना शुरू हुआ कि भाई ये तो कुछ बड़ा हो रहा है। यानी कि सारा का सारा बड़ा मुस्लिम वोट बैंक जो मुंबई का है और या नासिक का है, पुणे का है, वो एकजुट होकर ना तो AIMIM को वोट कर रहा है, ना वंचित बहुजन अघाड़ी को वोट कर रहा है, दलित भी वोट नहीं कर रहे हैं संविधान के चक्कर में, सारे इंडिया गठबंधन को आ रहे हैं। और 6 में से ऑलमोस्ट 5 सीटें इंडिया गठबंधन के या 4 सीटें आ रही हैं। और एक कहावत है, एक प्रेसिडेंट है कि मुंबई की 6 में से जो भी 4 सीटों से ज्यादा हासिल कर लेता है वो केंद्र पर शासन करता है। सर ये एक ट्रैक है। तो अच्छा जी, जो भी 4 या 5 सीटें ले जाता है मुंबई की 6 में से, वो केंद्र में शासन उसका होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर 5 सीटें इनकी आएंगी और शासन होगा। तब मुस्लिम्स ने आके कहा कि हमने एकजुट होकर शिवसेना के लिए वोट किया। मैंने कहा मुस्लिम्स और शिवसेना, वो भी खास तौर से उद्धव ठाकरे की। दैट टाइम आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि समथिंग इज सिमरिंग वेरी बिग इनसाइड, कि एकजुटता जो है इस टाइम इंडिया गठबंधन के वोट्स की, वो उसका जो कंसोलिडेशन है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत बड़ा है, और ये लोगों को अचंभित करेगा। तब मुझे महसूस हुआ कि ये दिस इज नॉट जस्ट यू कैन से इज महाराष्ट्र फिनोमिना, दिस इज अ फिनोमिना पैन इंडिया। और जो पहले पैटर्न को हम पहले चरण को पढ़ नहीं पाए थे, आई थिंक दिस विल स्पैन फॉर ऑल 7। अब मेरी भी थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ कि क्यों बीजेपी 200 से नीचे लुढ़क सकती है। और कल भी एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने दूसरे चैनल पे था, मैंने कहा कि बीजेपी की अपनी जो औकात है वो 140 सीट की है, माइनस मोदी, इससे ऊपर नहीं है। बाकी जो 140-150 सीटें आती थी मोदी के मैजिक से आती थी। आज मोदी को माइनस कर दो तो बीजेपी विल बी बैक टू 150-160 सीट्स, इसके ऊपर नहीं जाएगी। जो ओरिजिनल उसकी औकात है वहां पर आ जाएगी, क्योंकि उसकी औकात ही इतनी है, इससे ऊपर वो जा ही नहीं सकती। तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अंडर करंट बहुत बड़ा है, और शायद इस बार जो रिजल्ट्स आएंगे, अब वो शायद उसके उनका आईना नजर आ रहा है। कई विरोधी अपना पक्ष जो हमारा है, सत्ता पक्ष है, उसके चेहरे पे भी नजर आ रहा है जो निराशा है, या उनकी जो सो कॉल्ड आम जनता में कहा जाए बोलती बंद है आजकल। तो लगता है कि कुछ होने जा रहा है, मैं ये समझ के चलता हूँ। आनंद जी, मैं दिनेश जी आप सामने हैं, तो लालच में एक बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि समय हो गया, लेकिन लालच भी अपनी जगह है, एक छोटा प्रश्न इसलिए कर ले रहा हूँ। जो भी सरकार आती है, ज्यादा संभावना हम लोग को इंडिया गठबंधन के, उसके लिए दो मतलब जो सामने मुद्दे होंगे वो आर्थिक ज्यादा होंगे, पॉलिटिकल मुद्दे सेकेंडरी होंगे, क्योंकि देश के सामने अब आर्थिक समस्याएं, अब आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। तो चैलेंजेस मुश्किल होंगे, और ये जो भी सोच रहा है कि जादू की छड़ी आ जाएगी,
वो जादू की छड़ी नहीं आएगी। वन हैज टू एड्रेस दीज इकोनॉमिक इश्यूज, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे एमएसएमईज हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसानों की बात के एमएसपी की बात हो। अब आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। दिनेश भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं और बहुत सारे आर्थिक सुधारों की जरूरत होगी, बहुत सारे, एक नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। ये मैंने एक उसके ऊपर एपिसोड बनाया, 3-4 दिन बाद आएगा, या हो सकता है वो 4 तारीख के बाद ही डालूं, कि आज की डेट में आर्थिक मुद्दे अभी इतने देखे नहीं जा रहे हैं, तो उसको मैं पोस्टपोन करूंगा। मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट था कि उसको पढ़ के मैं आई वाज स्टन्ड, कि मैंने कहा मेरी नॉलेज में बात क्यों नहीं आई। 2021 से लेके 2024 तक सरकार ने बताया कि पर्सनल इनकम टैक्स की जो हमारी ग्रोथ है 20% से ज्यादा हो गई। और मैं सोच रहा था कि हमारी इकोनॉमी जो नॉमिनल ग्रोथ है वो 8-9-10% पे बढ़ रही है, तो हमारी पर्सनल इनकम टैक्स में ऐसी कौन सी लोगों ने वेल्थ जनरेट करनी शुरू कर दी है कि ये लोग सारे के सारे इतने अमीर हो गए, इतना टैक्स दे रहे हैं। ये हुआ क्या? 20% की ग्रोथ कहां से आ रही है? तब इसका जब मैंने अंदर से सारा पता लगाया और मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, तो मैं आई वाज स्टन्ड एंड आई वाज शॉक्ड। आई एम टेलिंग यू, इन्होंने क्या किया, 2021 के अंदर एक टैक्स होता है जिसे कहते हैं डीडीटी, डिविडेंड टैक्स। डिविडेंड टैक्स के ऊपर 15% टैक्स हुआ करता, 15% प्लस सरचार्ज हुआ करता था, एंड इट यूज्ड टू बी एक्चुअली टैक्स्ड एट द हैंड ऑफ कॉर्पोरेट्स। 2021 के अंदर ये पॉलिसी चेंज कर दी गई सर, एंड उसको कॉर्पोरेट टैक्स से शिफ्ट करके पर्सनल इनकम टैक्स से चेंज कर दिया सर, कि नाउ द डिविडेंड टैक्स विल बी टैक्स्ड एट द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिसीव इट सर। यानी कि अब कंपनी नहीं देगी 15%, और जैसे ही आपके पास आते हैं तो पता लगता है कि आपके पास आते ही 30% प्लस सरचार्ज पे आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो डीडीटी आ रहा था उस समय 50,000 करोड़, और आज इस साल वो 2 लाख करोड़ है सर। अचानक से उसमें वृद्धि होती है सर, यानी कि जहां 15% प्लस सरचार्ज आ रहा था, अब 30% प्लस सरचार्ज आ रहा है उसी के ऊपर। मैं हैरान हुआ कि मैंने कहा बैठे बिठाए एक छोटा सा टर्न लेके इन्होंने तो जनता को रॉब कर लिया। कॉर्पोरेट्स को माफ कर दिया जिनको टैक्स देना था, और आम इंडिविजुअल को डाल दिया। और दैट्स हाउ इट इंक्रीज फ्रॉम 50,000 करोड़ टू 2 लाख करोड़ और कलेक्शन था। और उसको अगर माइनस कर दो तो उसमें यह भी बताया रिपोर्ट में कि इनकम टैक्स की जो ग्रोथ है वो जो नॉर्मल टैक्स की ग्रोथ है 9-10% की, उसके आसपास ही है। दिस इज हाउ दे मैनिपुलेटेड। अगेन दे हेल्प सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियलिस्ट, इनको हेल्प किया, और आम इंडिविजुअल आपके और मुझे इनको मार दिया। उसी के ऊपर जो 15% की जगह 30% टैक्स ले लिया सेम अमाउंट के ऊपर, एंड दिस इज हाउ इट इज रिफ्लेक्टेड इन दैट वन। तो ये जो जगलरी है, इनकी जो जादूगरी है, ये वही है। मैं तो हैरान था कि मैं इतना अमीर कहां से हो गया, जो इतना मेरा पीएटी कहां से आ रहा है, इतना मैं कहां से दे रहा हूं, कौन दे रहा है इतना पीएटी? अल्टीमेटली 20% कहां से बढ़ रहा है? तो पता लगा कि टोटल जो टैक्स कलेक्शन के अंदर जो इंक्रीज हुआ है, टोटल टैक्स कलेक्शन में इंक्रीज हुआ है, वो 3 सालों के अंदर, 3.5 साल में उसका 65% डीडीटी से आया है, डिविडेंड टैक्स से आया। तो आप लेवल ऑफ मैनिपुलेशन देखिए ना सर। फिर यहां फायदा किसको है सर? फायदा फिर उसको, यानी कि आप और मैं अगर मध्यम वर्ग के लोग हैं तो हमें फिर मारना है आगे से, और टैक्स ले लेना हमसे ले दे के उसी पैसे के ऊपर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये नई सरकार आएगी तो अगर कोई सजेशंस मांगेंगे तो मैं दूंगा। मेरे पास भी एक लंबी लिस्ट है कि इन्हें क्या करना चाहिए, किस किस्म के सुधार करने चाहिए, ताकि आम जनता को राहत पहुंचे। क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति अगर आ जाए तो मैं सबसे पहले तो कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाऊंगा, क्योंकि इन्होंने इतनी दौलत कमा ली है, इतनी दौलत कमा ली है। इट शुड बी ब्रॉट बैक टू 35% वेयर इट वाज। और ये पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम ट्रेंड है कि इन्होंने इतनी दौलत कोरोना के बाद कमा ली है कि दे शुड बी टैक्स्ड नाउ एट द मैक्सिमम, दे शुड नॉट बी गिवन एनी कंसेशन। क्योंकि इनको कंसेशन इसलिए दी थी कि ये लोग जॉब क्रिएट करेंगे, नया इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्होंने कुछ नहीं किया, दे जस्ट मिंटेड द मनी एंड फिल्ड देयर कॉफर्स। आई फील दे हैव डन ए क्राइम एंड दे शुड बी पनिश्ड फॉर दैट। दिस इज माय वे ऑफ थिंकिंग सर। जी दिनेश जी, मतलब इस आपकी जो भी इच्छा है और हम सबकी इच्छा है, उसमें तो बस एक ही आदमी फिट इन करता है जो इस तरह से शायद सोचता है जैसे आप सोच रहे हैं। देश के नेतृत्व की मैं बात कर रहा हूँ, उस नेतृत्व लेवल में एक ही आदमी करता है। और वो दर्शक गेस करें कि वो आदमी कौन हो सकता है इस देश में जिसको ये लगता है कि गरीबों की दुर्दशा हो रही है और उसको एड्रेस करना जरूरी है। और जो पैसा है वो चंद हाथों में, 2-3-4 हाथों में नहीं रहना चाहिए। वो हर उस भारतीय का पैसा है जो मेहनत की कमाई कर रहा है, लेकिन उसको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी बात करने के लिए। एक बात कहना चाहूंगा मैं कि मुझे लगता है कि पब्लिक इंडिया जो इस समय सेवा कर रहा है
वो अतुलनीय है। जो प्रयास आपकी और आपकी टीम के हैं, मैं उसकी तारीफ करूंगा, इसलिए क्योंकि अब जंगल में कुछ ही जुगनू बचे हैं। उन जुगनुओं में से एक आप भी हैं और आपकी टीम है। मुझे लगता है कि आप सभी लोग पब्लिक इंडिया में या इस किस्म के और जो 2-4 चैनल हैं, वो मील के खंबे हैं। वो आने वाले भारत की दशा और दिशा निर्धारित करेंगे। वो भारत की उस स्वास्थ्य को भी निर्धारित करेंगे जो आम नागरिक को चाहिए। स्वास्थ्य हेल्थ के मामले में नहीं, उसकी ओवरऑल जो पूरी लाइफ है, द यू कैन से हेल्थ ऑफ द लाइफ इटसेल्फ। मुझे लगता है कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे और आप जैसे व्यक्ति, आप जैसे विद्वान, आप जैसे चैनल बहुत सारे होने चाहिए थे, लेकिन बहुत कम हैं। और आज जब मैं कुछ दूसरे मीडिया को देखता हूं तो उनके सामने जब आपको देखता हूं तो मुझे लगता है कि भगत सिंह थोड़े से ही पैदा होते हैं, सारे नहीं पैदा होते। तो मैं आपके जज्बातों की कदर करूंगा, आप लगे रहिए इसमें और हम आपके साथ हैं उसके। दिनेश जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि हमारी और दिनेश जी की शायद पिछले 3-4 वर्षों पहले की ही जान पहचान और मुलाकात और मित्रता और प्रेम है। लेकिन दिनेश भाई, जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो हरदम एक चीज रहती है कि हैं आप, यू आर देयर। हो सकता है कि 10-20 दिन बात नहीं होती हो सकता है कि रोज बात नहीं होती हो, लेकिन मुझे हरदम ऐसा लगता है कि when you are fighting these people और ये जो व्यवस्था के अगेंस्ट आप खड़े हैं, तो कुछ लोग हरदम है, हो सकता है बात रोज नहीं होती हो। तो लेट अस बी टुगेदर एंड व्यवस्था तो बदलेगी, इसमें कहीं मुझे कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दिनेश भाई।